नमस्कार साथियों, बटनेर आईएएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आईएएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2018 और उसमें से जो पॉलिटी के प्रश्न हैं उनके बारे में। तो चलो मित्रों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भिन्न है? यानी कि एनजीटी और सीपीसीबी में क्या भिन्नता है, ये पूछा जा रहा है। और हमारे पास ऑप्शन है, देख लीजिए। एनजीटी का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है, जबकि सीपीसीबी का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया है। पहला कथन गलत है। क्यों गलत है, हम देखते हैं। क्योंकि एनजीटी की अगर हम बात करते हैं तो एनजीटी के लिए भी एक एक्ट है, ये लिखा है एनजीटी, इसके लिए भी एक एक्ट बना हुआ है, हमारी संसद द्वारा पारित किया गया है। और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए भी बाकायदा एक एक्ट बना हुआ है, यानी दोनों के लिए एक्ट है। अब ये क्या कह रहा है कि एनजीटी का गठन तो एक अधिनियम द्वारा किया गया, ये बात तो सही है, बिल्कुल किया गया। लेकिन आगे ये कह रहा है कि जबकि सीपीसीबी का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया, नहीं किया गया, दोनों का ही गठन अधिनियम द्वारा किया गया है। क्योंकि एनजीटी के लिए एक्ट बनाया गया, एनजीटी एक्ट 2010, और इसी तरीके से प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 बनाया गया है। इसके लिए क्या कौन सा है, प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम 1974, यानी कि बाकायदा दोनों के लिए ही अधिनियम हैं और दोनों का गठन इन अधिनियमों के द्वारा किया गया है। तो पहला कथन तो मित्रों गलत हो जाएगा। एनजीटी एक्ट 2010 है और प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम 1974 है। एनजीटी एक्ट के तहत ये बनाया गया, एनजीटी का गठन किया गया, और प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम 1974 के तहत सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन किया गया था। दोनों ही जो निकाय हैं, दोनों का गठन अधिनियम द्वारा किया गया है। तो पहला कथन तो गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं। एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध करवाता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि सीपीसीबी झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। तो दूसरा कथन क्या है, बिल्कुल सही, कि एनजीटी जो क्या है वो क्या करता है, वो पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध करवाता है, बिल्कुल। उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, यानी कि प्रदूषण से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित जो भी मुकदमे होते हैं उनको डायरेक्ट ये जो बॉडी है ये सुन लेती है, ताकि जो न्यायालय के पास जो मामले हैं उनका वजन कम हो सके। सही है। जबकि सीपीसीबी झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तो देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। बिल्कुल, ये कथन बिल्कुल सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तो केवल दो सही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों, बी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है? बिल्कुल। देखिए, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत हमें संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा था, जिसमें भूमि सुधार कानून, उसके बारे में हमने पढ़ रखा है, का उल्लेख किया गया था। इसमें यह उल्लेख किया गया था कि 9वीं अनुसूची में जो भी कानून रखे गए हैं उनको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अनुसूची 9 में लिखे गए कानूनों का जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। हालांकि उसके बाद जब केशवानंद भारती केस आया उसमें न्यायपालिका ने कह दिया था कि 9वीं अनुसूची में पड़े कानूनों का भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है अगर वे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करते हैं। तो देखिए, पहला कथन क्या है कि संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून 9वीं अनुसूची में डाला जा सकता है। बिल्कुल डाला जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहला कथन सही है। दूसरा, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। कथन गलत है। 9th शेड्यूल में रखे गए किसी भी कानून का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और हमारी न्यायपालिका उसको पलट सकती है अगर उस
एक्ट का, उस कानून का संबंध हमारे संविधान के मूलभूत ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर से है तो दूसरा कथन गलत है। न्यायालय द्वारा उसको बदला जा सकता है, उसके खिलाफ निर्णय दिया जा सकता है और उसको रद्द भी किया जा सकता है। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल एक सही है, ये इसका हो जाएगा उत्तर ए। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संक्षिप्त जानकारी आप सब लोगों के लिए। बटनेर आईएएस ऐप पर हमारे ये तमाम क्वालिटी कोर्सेज इस वक्त मौजूद हैं, जिनमें इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स, सीसेट 2021 का कंप्लीट कोर्स और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कंप्लीट कोर्स हमारे प्रीमियम कोर्सेज हैं। बाकी के कोर्सेज आप यहां पर देख पा रहे हैं। यहां पर हम बात करने वाले हैं सीसेट 2021 के कोर्स के बारे में। इसका प्राइस क्या है, इसके कंटेंट्स क्या है, क्या क्या कुछ आपको मिलने वाला है सीसेट 2021 के कोर्स के तहत। तो दोस्तों, ये जो कोर्स है इसके अंदर आपको 110 रिकॉर्डेड वीडियोस मिलने वाले हैं। ऑलरेडी ये वीडियोस रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, पीडीएफ्स आप लोगों के लिए ऑलरेडी मौजूद है। और ये जो कोर्स है ये बाइलिंगुअल कोर्स है। स्क्रीन पर जो भी क्वेश्चंस डिस्प्ले हो रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्प्ले हो रहे हैं, इसलिए किसी भी लैंग्वेज के एस्पिरेंट को दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे दोस्तों, इसके अंदर कंटेंट्स क्या क्या है, तो कंटेंट्स देख लीजिए। 120 घंटे से ज्यादा का कंटेंट यहां पर मौजूद है। सीसेट के पूरे सिलेबस को हमने कवर किया है। मैथ्स और रीजनिंग ये कवर की है अमन शर्मा सर ने, जो कि इस वक्त सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के तौर पर पोस्टेड हैं। इनके अलावा कॉम्प्रिहेंशन को भी हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अलग अलग कवर किया है। अमन शर्मा सर फिलहाल डाउट क्लियरेंस के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो जो भी लोग सीसेट का कोर्स परचेज करेंगे उन लोगों को हमारे स्पेशल सीसेट टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाएगा, और अगर उनको कहीं पर कोई डाउट होता है तो उस डाउट का क्लियरेंस अमन शर्मा सर के द्वारा किया जाएगा। तो अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है, क्या कुछ आप लोगों को मिल रहा है और सीसेट कोर्स के अंदर वो भी आप देख लीजिए। यहां पर आपको अपने एग्जाम की तैयारी के लिए सीसेट के मॉक टेस्ट भी दिए जा रहे हैं। 5 सीसेट मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे। हिंदी में अलग से ये सीसेट मॉक टेस्ट रहेंगे और इंग्लिश में अलग से ये टेस्ट अवेलेबल रहेंगे। तो किसी भी माध्यम के स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आने वाली है। क्या कुछ कवर कर रहे हैं, क्या कुछ टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं। मैथ्स में ये तमाम टॉपिक हमने कवर किए हैं। आप वीडियो को पॉज कर तमाम टॉपिक्स को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सभी टॉपिक्स मैथ्स के अंदर कवर किए गए हैं। इसके अलावा ये सारे टॉपिक्स हमने रीजनिंग के अंदर कवर किए हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से सभी टॉपिक्स को देखिए। ये पूरा का पूरा सिलेबस मैथ्स और रीजनिंग का है, ठीक है। और इस तरह से कुछ हम करते हैं। ऊपर इंग्लिश में क्वेश्चन रहता है, साथ ही वही क्वेश्चन हिंदी में भी रहता है। विंडो में यहां पर आपको अपने टीचर मिलते हैं और साइड में क्वेश्चन को हल किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो इस तरह से आपको कुछ हम ये कवरेज देते हैं। और इसी तरह से दोस्तों, जो कॉम्प्रिहेंशन है जिसको हिंदी में बोधगम्यता कहते हैं, उसको भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर किया गया है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन की वीडियोस तो हमने अलग अलग बनाई हैं, हिंदी की वीडियो अलग और इंग्लिश की वीडियो अलग। तो अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है, आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अंत में इसका प्राइस आप देख लीजिए दोस्तों। ओरिजिनल प्राइस आप देख पा रहे हैं 1800 रुपए लगभग है, लेकिन प्रेजेंट इफेक्टिव प्राइस जो है वो 799 है, यानी कि 800 रुपए से कम में आप इस कोर्स को प्राप्त कर लेंगे। और हमारा यह दावा है कि पूरे भारत में यह सबसे अफोर्डेबल क्वालिटी सीसेट कोर्स है। तो ये तमाम जानकारियां आपको इस कोर्स के बारे में दी गई हैं। और ये जो कोर्स है ये आपको हमारी ऐप पर मिलने वाला है, बटनेर आईएएस ऐप, जिसको कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने लैपटॉप पर भी हमारा ये कोर्स देख सकते हैं, हमारी तमाम वीडियोस देख सकते हैं। जैसे कि आपको पहले जानकारी दी गई है, यहां पर आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं। www.butnerias.com पर जाकर आप लैपटॉप पर भी हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। और ये कोर्स मोबाइल पर आपको केवल हमारी ऐप में मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगला प्रश्न है तीसरा, विधि का नियम सूचकांक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। आपने देखा होगा जब भी आपको करंट जी के पढ़ते हैं तो आप बहुत सारे सूचकांक और बहुत सारी संस्थाएं इनको जारी करती है।
कि साक्षरता में किस देश का क्या स्थान है, सूचकांक जारी किया जाता है, महिला उत्पीड़न में क्या सूचकांक है, बाल विकास में क्या सूचकांक है, प्रति व्यक्ति आय में क्या सूचकांक है ना, जीडीपी ग्रोथ में क्या सूचकांक है। मतलब बहुत सारे ऐसे ग्राफ जारी करती हैं अलग अलग संस्थाएं। उसी तरीके से विधि का नियम, यानी कौन सा देश है, कितना वो विधि के नियम को फॉलो कर रहा है और उसकी रैंक सभी देशों में कौन से स्थान पर है, ऐसी एक इंडेक्स जारी की जाती है। और हमसे पूछा जा रहा है कि ये इंडेक्स कौन जारी करता है, तो ये करता है विश्व न्याय परियोजना। ये क्या करता है, इस इंडेक्स को जारी करता है, विधि का नियम सूचकांक, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। कौन जारी करता है, विश्व न्याय परियोजना। अगला प्रश्न है मित्रों चौथा, देखते हैं। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त है या सदन द्वारा प्रत्यायोजित है, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। देखिए क्या प्रश्न ये क्या कह रहा है कि हमारी संसद जो भी रूल्स रेगुलेशन, जो भी लॉज बायलॉज बनाती है, नंबर एक तो ये। नंबर दो, जो हमारी कार्यपालिका को शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी गई है विधायिका द्वारा, तो ये पूछ रहा है कि वो कितनी सही है, कितनी गलत है, क्या कार्यपालिका अपने दायरे में रहकर उन शक्तियों का प्रयोग कर रही है, और ये सब देखने की जो पावर है वो कौन सी समिति के पास है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर है मित्रों अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, यानी कि इसका उत्तर है बी। इस तरीके से सरकारी आश्वासन संबंधी समिति की जो मंत्री परिषद ने, जो मंत्रियों ने जनता को जो आश्वासन दिए थे, क्या वे उन आश्वासनों पे खरे उतर रहे हैं, वो कितना खरे उतर रहे हैं, उनके द्वारा जो वादे किए गए थे उनको कितना पूरा कर रहे हैं, इन सब की जो देखरेख करती है, इस चीज़ के बारे में जो जांच पड़ताल करती है, उस समिति का नाम क्या है, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति। इस तरीके से नियम समिति, ये राज्यसभा में कि जो कार्य का संचालन किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से प्रक्रियाएं चालू हो रही है, उनमें क्या सुधार किए जा सकते हैं, क्या सुधार की गुंजाइश है, इस संदर्भ में अनुशंसा देने के लिए नियम समिति होती है। लेकिन हमारा जो प्रश्न था वो ये पूछ रहा है कि जो संसद जो नियम बनाती है, जो उपनियम बनाती है, उपविधि बनाती है आदि, जो उसकी शक्तियां हैं जो कि संविधान ने उसको दी है या फिर सदन द्वारा प्रत्यायोजित है, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। यानी कि जिस बाउंड्री में रहकर कार्यपालिका को वो काम करने हैं, क्या वो उसी बाउंड्री में रहकर काम कर रही है या उससे बाहर तो नहीं जा रही, इस चीज़ की जांच पड़ताल, इस चीज़ पर नज़र रखने के लिए जो समिति है वो कौन सी है, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। तो चौथे का उत्तर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु अर्ह होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं का होना आवश्यक है। यानी कि जो आरटीई एक्ट था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जो कि 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू हो गया था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। हालांकि अब तो जम्मू कश्मीर में भी लागू हो चुका है। अब ये कह रहा है कि उस अधिनियम के अनुसार अगर आपको अध्यापक बनना है तो उसके लिए उस राज्य की जो अध्यापक शिक्षा परिषद ने जो भी योग्यताएं, जो न्यूनतम योग्यताएं फिक्स करी है, उन पे आपको खरा उतरना होगा। तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही कथन है। राज्य की जो राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद है उसने कुछ न्यूनतम योग्यताएं फिक्स कर रखी होती है कि भाई अगर आपको पीआरटी टीचर बनना है तो कम से कम आपकी बीएसटीसी होनी चाहिए या आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर आपको सेकेंडरी टीचर बनना है टीजीटी के लिए तो कम से कम बीएड या बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर आपको पीजीटी के लिए अप्लाई करना है या पीजीटी टीचर बनना है तो कम से कम आपको मास्टर डिग्री प्लस बीएड। तो ये न्यूनतम योग्यताएं हैं, ये फिक्स की होती है सभी राज्यों की अपनी। तो उन पर खरा उतरने के बाद ही आप अध्यापक बन सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा, आरटीई एक्ट के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो बिल्कुल ये भी सही है, ये कथन भी सही है इसमें
कि आरटी अधिनियम ये कहता है कि प्राथमिक कक्षा में अगर आपको पढ़ाना है तो उसके लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की तरफ से कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनको भी आपको फॉलो करना होगा, उन योग्यताओं पर भी आपको खरा उतरना होगा। तो ये कथन भी सही है। भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन है। ये कुछ जरूरी नहीं है 90% राज्य सरकारों के अधीन है, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये फैक्ट गलत है। तो इसमें 1 और 2 हो जाएंगे सही, ये उसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छठा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन कहे गए उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है उससे संबंधित हमें 2-3 फैक्ट दे रखे हैं और हमें देखना है कि इनमें से कौन सा फैक्ट है जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत आता है। तो चलो हम शुरू करते हैं। पहला, केवल वे ही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेने की पात्रता रखते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे यानी कि जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन श्रेणी में आते हैं। देखिए ये फैक्ट गलत है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सिर्फ बीपीएल नहीं एपीएल भी खाद्य सामग्री प्राप्त करते हैं। जो ऐसे गरीब हैं जो कि एपीएल में आते हैं तो उनको भी खाद्य पदार्थ प्राप्त करने की जो है छूट मिलती है। तो बीपीएल नहीं एपीएल भी इसमें आते हैं, तो ये कथन तो गलत हो जाएगा पहला। तो दूसरा, परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड निर्गत किए जाने के प्रयोजन से परिवार का मुखिया होगी। यानी कि ऐसी वयस्क महिला जो कि 18 वर्ष या उससे अधिक है। नंबर 1 तो ये कि मुखिया कौन हो सकता है कि ऐसी महिला जो कि 18 वर्ष से अधिक है और उस परिवार में वो सबसे वरिष्ठ मुखिया है, सबसे वरिष्ठ महिला है, वही मुखिया बनेगी। अगर मान लेते हैं एक परिवार में माँ है, बहू है और माताजी हैं, तो उसमें माताजी उस परिवार की मुखिया होंगी, बहू और बेटी उसमें मुखिया नहीं होंगी, भले ही वो 18 वर्ष से अधिक ही हों। 18 वर्ष से अधिक भी चाहिए और उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड निर्गत किए जाने के लिए परिवार की मुखिया होगी। बिल्कुल सही कथन है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरा, गर्भवती महिलाएं एवं दुग्ध पिलाने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान और उसके 6 महीने बाद तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार हैं। ऐसा कोई उल्लेख इसमें इस अधिनियम में नहीं है, तो इसमें केवल कथन 2 सही हैं। इसका उत्तर हो जाएगा बी, केवल दूसरा कथन सही है, पहला और तीसरा कथन गलत है। अगला प्रश्न है 7वां, भारत में माल के भौगोलिक संकेत यानी कि रजिस्ट्रेशन और संरक्षण अधिनियम 1999 को निम्नलिखित में से किससे संबंधित दायित्वों के अनुपालन के लिए लागू किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए, पहले तो हम ये बता दें कि इस प्रश्न का डायरेक्टली पॉलिटी से कोई संबंध नहीं है। इस प्रश्न को आप जियोग्राफी में भी रख सकते हैं, इस प्रश्न को आप इसमें एनवायरनमेंट में भी रख सकते हैं, इस प्रश्न को आप इकोनॉमी में भी रख सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे एक एक्ट की बात हो रही है तो हमने इस प्रश्न को पॉलिटी में रख लिया है और इसका उत्तर क्या है मित्रों, WTO। देखिए भौगोलिक संकेत क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, कि कुछ एक ऐसी चीज़ें होती है जो किसी एरिया विशेष में ही उत्पादित होती है, उस एरिया के लिए वो बनी होती है। जैसे कि हम बात करते हैं बंगाल के रसगुल्ले, बीकानेरी भुजिया, बनारसी साड़ी, है ना, तो तिरुपति लड्डू, तो ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये है जियोग्राफिकल इंडिकेशन कि वो उसी एरिया की विशेष होती है। उस एरिया के पर्यावरण में, उस एरिया के इन्वायरमेंट में ऐसी चीज़ें होती है जो कि उस चीज़ को उस क्षेत्र के लिए विशेष बना देती है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो ये GI टैग से प्रश्न है और इसका उत्तर क्या है, WTO। धन्य विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जब भी नहीं वाला प्रश्न आता है तो उस नहीं शब्द को आप पहले अंडरलाइन कर लिया करो। हमें ये बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो पहले हम देखते हैं सत्य कौन सा है और जो बच जाएगा वो सत्य नहीं होगा। देखिए, किसी बिल यानी जो विधेयक को धन्य विधेयक तब माना जाएगा जब इसमें केवल किसी कर के अधिरोध, उन्मूलन, माफी, परिवर्तन या विनिमय संबंधी प्रावधान हो। बिल्कुल ये कथन तो सही है, लेकिन हमें क्या देखना है, कौन सा सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। धन्य विधेयक में भारत की संचित निधि एवं भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध होते हैं। बिल्कुल होते हैं।
पहले हम इसको देख लेते हैं सत्य कौन सा है, असत्य कौन सा है, फिर हम इसके पूरे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है। तीसरा, धन्य विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है, नहीं होता। और चौथा देखते हैं, धन्य विधेयक भारत सरकार द्वारा धन के उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने के विनियमन से संबंधित होता है, बिल्कुल। देखिए क्या होता है, जो वित्त विधेयक होता है, वित्त विधेयक उसी का एक भाग है धन्य विधेयक, उसका एक भाग है धन्य विधेयक। यानी कि अगर इसका हम डायग्राम बनाएं तो ये वित्त विधेयक है और ये धन्य विधेयक, यानी धन्य विधेयक वित्त विधेयक का ही एक भाग है। इसके बावजूद भी इसमें कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो कि इसको वित्त विधेयक से अलग करती हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं? नागरिकों पे किसी भी प्रकार का कोई कर आरोपित करना है, पहले से लगे हुए कर को हटाना है, कर की मात्रा में वृद्धि करनी है, कर की मात्रा में कमी करनी है, भारत सरकार का बजट है, कुछ उधार लेना है, उधार देना है, ये सब चीज़ें किस में आती है? धन्य विधेयक में। और मैंने आपको बता रखा है कि धन्य विधेयक लोकसभा का विशेषाधिकार है, यानी कि धन्य विधेयक पहले लोकसभा में ही रखा जाता है, राज्यसभा में नहीं रखा जाता। अब हम देखते हैं सही क्या है। किसी बिल को धन्य विधेयक तब माना जाएगा जब इसमें किसी कर के अधिरोध, उन्मूलन, माफी, परिवर्तन या विनियमन संबंधित प्रावधान हो। अभी मैंने बताया, बिल्कुल, किसी को हटाना है, उसके मात्रा में परिवर्तन करना है, कम ज़्यादा करना है, ये अगर विशेषताएं हैं तो वो विधेयक धन्य विधेयक होगा, बिल्कुल, पहला कथन सही है। दूसरा, धन्य विधेयक में भारत की संचित निधि यानी कि आर्टिकल 266 एवं भारत की आकस्मिकता निधि यानी कि आर्टिकल 267 की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध होते हैं, बिल्कुल सही है। आकस्मिक निधि और संचित निधि दोनों की अभिरक्षा के प्रावधान इसमें होते हैं, बिल्कुल सत्य कथन है। तीसरा, धन्य विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है, ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि धन्य विधेयक जो विनियोजन करता है संपत्ति का, पूंजी का, वो भारत की संचित निधि से होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है, आकस्मिकता नीति से नहीं होता, कंटिजेंसी फंड से नहीं होता है। तो इसलिए इस तीसरा कथन गलत है। और चौथा मैंने बात कर ली कि उधार लेना है, कोई उधार देना है, वो धन्य विधेयक होता है, तो ये कथन भी क्या है? सही है। तो ए, बी और डी सही है, सी गलत है। और हमसे पूछा गया कौन सा नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों सी। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात हो रही है और उससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं, हम पढ़ते हैं। प्रत्येक एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, बिल्कुल होता है। क्यों होता है हम उसकी बात करेंगे, और कैसे होता है उसकी भी बात करेंगे। दूसरा, ये कथन तो सही हो गया, लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है, बिल्कुल नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों का मत मूल्य यानी कि राज्यसभा के सदस्यों के वोट की अगर हम वोटिंग वैल्यू देखते हैं तो भी उतनी होती है, और लोकसभा के सांसदों की अगर हम वोटिंग वैल्यू देखते हैं तो भी उतनी ही होती है, दोनों का मत मूल्य बराबर होता है। तो इसमें तो दूसरा कथन गलत है, पहला सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है। अब देखिए ज़रा, देखिए एक एमएलए के अगर मत का मूल्य निकालते हैं तो उसके लिए सूत्र है, क्या सूत्र है? उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा में उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या, और इस सूत्र को हम गुना करते हैं। मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ क्योंकि कलर यहाँ पे समझ में नहीं आएंगे। और 1/1000 को इससे हम गुना करते हैं, और जब हम ये पूरा सूत्र अप्लाई करते हैं उस राज्य की कुल जनसंख्या, हालांकि 1971 की जनसंख्या यहाँ पे रखेंगे, तो देखिए किसी राज्य की जनसंख्या कम है, किसकी ज़्यादा है, बराबर तो नहीं है ना। और सभी राज्यों के विधानसभा की सदस्य संख्या भी बराबर नहीं है। जब सभी राज्यों की जनसंख्या बराबर नहीं है, सभी राज्यों की विधानसभा सदस्य संख्या बराबर नहीं है, तो सभी राज्यों का मत मूल्य बराबर हो ही नहीं सकता।
हाँ, वो हो सकता है कि इत्तेफाक से एक या दो राज्यों का मत मूल्य सेम आ जाए, वो हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन सभी राज्यों का मत मूल्य एक कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए पहला कथन जो कह रहा है कि प्रत्येक राज्य के जो एमएलए हैं उनका जो मत मूल्य है अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, बिल्कुल सही, तो ये कथन सही हो गया। लेकिन दूसरा कथन जो कह रहा है, दूसरा कथन कह रहा है कि लोकसभा के सदस्यों का जो वोट का मूल्य है वो राज्यसभा के सदस्यों से अधिक होता है, बिल्कुल नहीं होता। अगर हम सभी विधायकों के मतों के मूल्यों का योग कर दें और उसको भाग दे दें संसद की निर्वाचित सदस्य संख्या से, तो इसका जो उत्तर आएगा मित्रों वो आता है 708। यानी कि चाहे तो लोकसभा का सांसद है चाहे राज्यसभा का सांसद है, उसकी वोटिंग वैल्यू होगी 708। यानी अगर एक सांसद वोट करता है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो चाहे तो लोकसभा से है चाहे राज्यसभा से है, उसके 708 वोट माने जाते हैं। यानी कि राज्यसभा लोकसभा के सांसदों का मत मूल्य बिल्कुल बराबर होता है। इसलिए दूसरा कथन क्या है, गलत है, पहला सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। 9वें का उत्तर क्या है, ए। नेक्स्ट, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई। देखिए 1935 का जो अधिनियम था, पहली दफा वहां पर शक्तियों का बंटवारा किया गया। 3 सूचियां बनाई गई, एक बनाएगी संघ सूची, दूसरी बनाएगी राज्य सूची यानी कि प्रांतीय सूची, और तीसरी बनाई गई समवर्ती सूची। और इसमें अगर विषयों की बात करें तो संघ सूची में 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। और बाकायदा उसमें इस चीज़ को भी नोटिस किया गया था कि अगर इन विषयों के अलावा कोई ऐसा विषय है जो इन तीनों सूचियों में उल्लेखित नहीं हो पाया, यानी कि कोई अवशिष्ट शक्ति है, तो उस पर डिसीजन लेने की पावर किस में नहीं तो होगी, तो उसका उत्तर हो जाएगा मित्रों गवर्नर जनरल। यानी कि अगर कोई ऐसा विषय है जो तीनों सूचियों से बाहर रह गया है, तो वो विषय जो अवशिष्ट विषय है वो गवर्नर जनरल के अंडर में आएगा, उस पर जो एक्शन लेना है वो गवर्नर जनरल लेगा। वर्तमान में भी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है। 100 विषय हैं संघ सूची में, 61 विषय हैं राज्य सूची में और 52 विषय हैं मित्रों समवर्ती सूची में। और अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्ति वर्तमान में हमारी संसद के पास है। राज्य विधानसभाओं का इस संदर्भ में कोई रोल नहीं होगा, लेकिन उस समय ये पावर किसके पास थी, गवर्नर जनरल के पास थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा। अगर विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। चाहे तो लोकसभा के सदस्य की बात कर लो चाहे विधानसभा के सदस्य की बात कर लो, अगर वो सदस्य नहीं रहेगा तो अध्यक्ष भी नहीं रहेगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर अध्यक्ष नहीं रहता तो सदस्य बना रहता है। अगर कोई लोकसभा का अध्यक्ष है, विधानसभा का अध्यक्ष है, वो अपने अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र देगा तो सदस्य बना रहेगा। लेकिन अगर सदस्य के पद से त्यागपत्र देगा तो अध्यक्ष का पद भी स्वतः ही रिक्त हो जाएगा, ये कथन सत्य है। दूसरा, जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा, नहीं। विधानसभा का विघटन हो गया है या लोकसभा का विघटन हो गया है तो अध्यक्ष अपने अध्यक्ष का जो पद है उसका उपभोग तब तक करता रहेगा जब तक अगली लोकसभा या अगली विधानसभा का चुनाव नहीं हो जाता। यानी अगली लोकसभा या अगली विधानसभा के चुनाव होने तक अध्यक्ष अपने पद पर बना रहेगा। तो ये कथन गलत है, पहला सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों ए। 11वें प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन सा फैक्ट प्रतिबिंबित करता है। यानी दो चीजें हैं, एक तो है विधि और दूसरा है स्वाधीनता। यानी कि एक तो कानून, लॉ, और एक फ्रीडम, दोनों में क्या संबंध है। क्या विधि होगी तो स्वाधीनता नहीं होगी, अगर स्वाधीनता होगी तो विधि नहीं होगी। तो मतलब ऐसा संबंध बताया गया है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा संबंध बिल्कुल सही है।
यदि विधियां अधिक होती है तो स्वाधीनता कम होती है। हम मान सकते हैं, कुछ सीमा तक मान सकते हैं कि अगर कानून बहुत अधिक होंगे, हमें बहुत सारे कानूनों को फॉलो करना होगा, तो कुछ सीमा तक हमारी विधियां कम हो सकती है। लेकिन इसको हम पूर्णतः सही मान लें, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी हमारे पास 3 ऑप्शन पड़े हैं, हम देखेंगे। क्योंकि ऐसा भी हो जाता है, मैंने आपको बताया है कि कई बार ऐसा होता है, प्रश्न आता है 4 ऑप्शन और चारों ही सही होते हैं। हमें देखना होता है सबसे अधिक सही कौन सा है। और कई बार ऐसा होता है 4 ऑप्शन आते हैं, चारों ही गलत होते हैं। हमें देखना होता है सबसे कम गलत कौन सा है। तो यहाँ पर ये उत्तर सही है, लेकिन क्या पता जब हम बाकी के 3 ऑप्शन देखें, इससे भी बेटर ऑप्शन हमें मिल जाए। हम पढ़ते हैं आगे। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। बिल्कुल, ये कथन बिल्कुल सही है। क्यों सही है? देखिए, अगर विधि नहीं है, अगर कानून नहीं है, तो जो ताकतवर लोग हैं वह बाकी लोगों की स्वतंत्रता छीन लेंगे। यानी कि जो ताकतवर लोग हैं, जो लीडर लोग हैं, उनको अगर कंट्रोल करना है तो कानून का होना आवश्यक है। तो कुछ लोगों को स्वतंत्रता देने से अच्छा है सभी को स्वतंत्रता दी जाए, सभी को स्वाधीनता दी जाए। और सभी को स्वाधीनता तब मिलेगी जब सभी पर कुछ ना कुछ अंकुश लगाया जाए। अंकुश लगाने का मतलब जब सभी के ऊपर कुछ ना कुछ कानून लागू कर दिए जाएं कि भाई इन कानूनों को फॉलो करना होगा। मैं अपनी स्वतंत्रता का उपभोग वहां तक कर सकता हूं जहां तक मैं दूसरे की स्वाधीनता या स्वतंत्रता में दखल अंदाजी न करूं। मैं अपने हाथ को वहां तक घुमा सकता हूं जहां तक मेरा हाथ दूसरे की नाक को टच न करे। यानी उस समय तक मैं स्वाधीनता का उपभोग कर रहा हूं। लेकिन जब मैं किसी दूसरे की स्वाधीनता को टच करूंगा तो मेरे पे कुछ कानून होंगे जो मुझे वो काम करने से रोकेंगे, तब वास्तव में स्वाधीनता लागू होती है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। आगे पढ़ लेते हैं। यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। जरूरी नहीं है, स्वाधीनता के लिए विधि निर्माण जनता को करना कोई आवश्यक नहीं है। और भारत जैसे देश में तो शायद ये संभव ही नहीं है। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, इतना बड़ा एरिया और इतनी अनपढ़ता, गरीबी, अशिक्षा और रूढ़िवादिता, तो भारत में तो बिल्कुल संभव है ही नहीं। यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। कोई जरूरी नहीं है विधि परिवर्तन होता है तो स्वाधीनता के लिए खतरा ही बनेगा, हो सकता हो, लेकिन हम इसको फाइनली कैसे कह सकते हैं? तो इसमें यह है, विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। क्योंकि अगर विधि नहीं होगी तो क्या होगी? स्वच्छंदता। यानी कुछ लोग तानाशाह बन बैठेंगे, कुछ लोग तो बहुत अधिक स्वाधीनता का उपभोग करेंगे और कुछ लोग बिल्कुल भी उपभोग नहीं कर पाएंगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए विधि का होना बहुत आवश्यक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा सही है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, विचार करें। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी। देखिए, बिल्कुल सही कथन है। अब क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 361 प्रेसिडेंट को और गवर्नर को कुछ विशेषाधिकार सौंपता है। और क्या विशेषाधिकार सौंपता है? कि जब तक राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर काम कर रहे हैं तब तक कोई भी न्यायालय उनके खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश जारी नहीं कर सकता, उनके खिलाफ कोई भी सिविल, कोई भी क्रिमिनल मामला नहीं चलाया जा सकता। हालांकि 2 महीने की पूर्व सूचना देकर और शिकायतकर्ता का नाम, एड्रेस बताकर सिविल मामला चलाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे लिखा दंडिक, क्रिमिनल कार्रवाई तो बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। बिल्कुल, जब तक राष्ट्रपति, राज्यपाल अपने पद पर हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई तो बिल्कुल ही नहीं की जाएगी। तो पहला कथन तो सही है। दूसरा, किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और वेतन भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ये भी बिल्कुल सही है। जब राज्यपाल पद पर है उस समय उसके वेतन भत्तों में ऋणात्मक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। हाँ, संसद कानून बनाकर उसका पद नियुक्त होने से पहले अगर वेतन भत्ते कम करती है सभी राज्यों के राज्यपालों के तो हो सकता है, लेकिन पद चल रहा है तो उस स्थिति में वेतन भत्ते कम नहीं किए जाएंगे। तो दूसरा कथन भी सही है। तो ए और बी दोनों सही हैं, तो इसमें उत्तर हो जाएगा सी। 13वें का उत्तर क्या है? सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में, यानी विधि का शासन का मतलब क्या है? 4 फैक्ट दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से लक्षण हैं जो ये बताते हैं कि विधि का शासन है। पहला, शक्तियों का परिसीमन। बिल्कुल, शक्तियों का परिसीमन होगा, फिक्स होगा कि भाई शक्तियाँ इस सत्ता के पास रहेगी, ये शक्तियाँ इस सत्ता के पास रहेगी, उन शक्तियों पर ऊपर से नियंत्रण है, तो वो विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है। बिल्कुल।
विधि के समक्ष समानता, बिल्कुल विधि के समक्ष समानता है तो विधि का शासन है। हमने आर्टिकल 14 पढ़ा, आर्टिकल 14 जिसमें विधि के समक्ष समानता की बात हो रखी है, वो विधि के शासन का प्रमुख लक्षण है, हम उसमें पढ़ते भी होते हैं। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, इसका विधि के शासन से कोई लेना देना नहीं है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व हो या नहीं, और बाकी जन उत्तरदायित्व क्यों होगा, उत्तरदायित्व सरकार का होगा जनता के प्रति, तो ये कथन गलत है। स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, बिल्कुल अगर नागरिकों के पास स्वतंत्रताएं हैं, उनको कुछ अधिकार संविधान द्वारा, सत्ता द्वारा दिए गए हैं, तो विधि का शासन होगा। तो 1, 2 और 4 सही है, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों, सी। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है, यानी कि बात हो रही है कि अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो क्या होता है, उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है? नहीं, जरूरी नहीं है कि उस राज्य की विधानसभा भंग होगी, भंग भी हो सकती है, निलंबित भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रपति विधानसभा को भंग न करे, ऐसा भी हो सकता है। यानी विधानसभा का भंग होना कोई आवश्यक शर्त नहीं है आर्टिकल 356 के लिए। आर्टिकल 356 के लिए विधानसभा का भंग होना आवश्यक शर्त नहीं है, भंग हो सकती है, गुंजाइश है, लेकिन भंग होगी ही, स्वतः ही भंग हो जाएगी ऐसा नहीं है। अगर होगी भी तो इसके लिए बाकायदा राष्ट्रपति आदेश जारी करेंगे कि भी विधानसभा को भंग कर दिया जाए, तब जाके भंग होगी, यानी ये कथन गलत है। उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी, बिल्कुल अगर राष्ट्रपति शासन लग गया है तो उस राज्य का जो विधानमंडल है उसकी शक्तियों का प्रयोग या तो संसद करेगी, या ये भी हो सकता है कि संसद ने वहां पर कोई अधिकारी यानी राज्यपाल को कह दिया कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करो, तो कर सकता है, बिल्कुल ये कथन सत्य है। उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है, जरूरी नहीं है। पहली बात तो मौलिक अधिकारों का निलंबन का आर्टिकल 356 से डायरेक्ट कोई संबंध है ही नहीं। मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है जब आर्टिकल 352 लागू हो, और उसमें भी बाकायदा राष्ट्रपति जी घोषणा करेंगे कि ये मौलिक अधिकार निलंबित किए जा रहे हैं, तो ये कथन गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है? नहीं, जरूरी नहीं है, विधियां बनाना जरूरी नहीं है, क्योंकि विधियां बनाएगी तो संसद बनाएगी, राष्ट्रपति नहीं बनाएगी, तो ये कथन गलत है। तो हमें पूछना है, देखना है कौन सा सत्य है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों बी, ये सत्य है, क्योंकि शक्तियां संसद के पास या संसद द्वारा नियुक्त कोई प्राधिकारी उसके अधीन वो प्रयोग में ली जा सकती है, तो इसका बी ऑप्शन है 15वीं का। 16वां, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? देखिए, निजता का अधिकार हमें पता है, हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, उसमें हमने राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में पढ़ा, और उसमें हमने आर्टिकल 19 से 22 ये 4 आर्टिकल पढ़े, और आर्टिकल 21 हमने पढ़ा जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी कि जीवन जीने का अधिकार है। और जीने का मतलब सिर्फ जीना नहीं होता, न्यायपालिका ने अपने विभिन्न निर्णयों में ये कहा कि जीने का मतलब है गरिमापूर्ण तरीके से जीना, और उस गरिमापूर्ण तरीके से जीने में बहुत से अधिकार न्यायपालिका ने निर्धारित कर रखे हैं, और उसमें से एक है निजता का अधिकार। यानी कौन से भाग में आ रहा है? ये आर्टिकल 21 में और भाग 3 में गारंटी दी गई है निजता का अधिकार। निजता का अधिकार है जो राइट टू प्राइवेसी। हालांकि इस अधिकार का हम समझें तो डायरेक्ट कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन जब हम आर्टिकल 21 को पढ़ते हैं तो लगभग 60 ऐसे अधिकार हैं जो न्यायपालिका ने अपने विभिन्न निर्णयों में इसमें उल्लेखित कर रखे हैं, और उसमें से एक है निजता का अधिकार। बिल्कुल, राइट टू प्राइवेसी हमारा मौलिक अधिकार खैर नहीं है, लेकिन आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है तो मौलिक अधिकार बन जाता है अपने आप। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? सी, भाग 3 और आर्टिकल 21। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, 17वां और आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था,
नहीं था, क्योंकि सबसे बड़ा जो राजनीतिक दल था वो था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको मिली थी टोटल 16 सीटें। 16 सीटों को लेकर वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी पहले आम चुनाव में, पहली लोकसभा में। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई, बिल्कुल। और राम सुभंग सिंह वो पहले नेता प्रतिपक्ष बने थे, तो दूसरा कथन सही है। तीसरा, लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हों तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती। ये कथन गलत है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के लिए ये लिखा गया है संसदीय नियमों में कि उसको कम से कम 1/10 यानी कि 10% सीटें उसके पास होनी चाहिए लोकसभा की। और टोटल सीटें कितनी हैं? 545, वर्तमान में तो 543 है, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण था उसको 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो 545 हम मान लेते हैं एक बार के लिए, और इसका अगर हम 10% करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 55, यानी 75 नहीं, कम से कम 55 सीटें होनी चाहिए। तो उस ऐसी जो पार्टी है जिसके पास 55 सीटें हैं कम से कम, और वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष की उपाधि या नेता प्रतिपक्ष का पद सौंपा जा सकता है, बिल्कुल। तो इसमें 75 कथन गलत है, 55 सही है। तो ये फैक्ट भी अपने आप में क्या हो जाएगा? गलत। तो केवल 2 सही हैं, बाकी सारे कथन क्या हैं? गलत हैं। पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ी जो दूसरी पार्टी थी वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कुल 16 सीटों को लेकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। और पहली लोकसभा में अगर हम बात करें कि लोकसभा का अध्यक्ष तो जीवी मावलकर यानी कि गणेश वासुदेव मावलकर थे, और गणेश वासुदेव मावलकर ही एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष हैं जिनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि वो प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, वो अन्य बातें हैं। तो इसके साथ ही मित्रों अपना ये 2018 का जो प्रश्न पत्र था वो पूरा होता है। आई होप कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।